जय हिंद। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर सीरीज के अंतर्गत आज 30 क्वेश्चन बाकी कराने जा रहे हैं। उससे पहले 2 लाइन है लिखा हुआ कि छत को बहुत गुरूर था छत होने का, छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गया छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिए क्योंकि तूफान ज़्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज़्यादा हो तो हस्ती डूब जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करूँ। 70 नंबर क्वेश्चन है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। वर्ष 1928 को नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नौ युवकों में पंजाब में किया गया था। बी.डी. सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता और विचारक थे। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को 50 वर्षों का सजा हुआ। जतिन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण को त्याग दिए थे। अश्वनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किए थे। अश्वनी कुमार दत्त अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था पर्यटन का सतत विकास के लिए। करेंट है। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अलबरूनी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विघटन था। अरबी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजियन नामक से किया था। इस पुस्तक में जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण को उद्धृत किया गया है। अबुल कलाम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे जिन्होंने अकबर नामा एवं आईने अकबरी पुस्तक की रचना की थी। अकबर जो नवरत्न था उसमें से एक था अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी पुस्तक की रचना की थी। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया है। इसमें अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास है। किसके समय के अकबरनामा? तो अकबर के समय के आधिकारिक इतिहास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जेल भेज दिया गया था। इसकी पहली पुस्तक सफीनात उल औलिया है। अन्य रचना सिरे अकबर महान रहस्य था जो उपनिषदों के 50 अध्यायों का अनुवाद था। सिरे अकबर बहुत बार पूछा गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इक्विटी लघु वित्त बैंक। फरवरी 2017 में इक्विटी लघु वित्त बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। उस समय का करेंट है, इंपोर्टेंट नहीं है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतर पीढ़ीय साम्य से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं कि धारणीय विकास की संकल्पना अंतरपीढ़ीय साम्य की अवधारणा पर आधारित है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अभी सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया तो देखते हैं कि इसका हो जाएगा ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक आदमी का होगा आयु। गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ। वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75 वर्ष तक। संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। मतलब ABCD लाइनें से है 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य का वही जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीतिक, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सबसे स्वरूप को देखा जा सकता है। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ जीवन की यात्रा का परावश्य है।
हिंदू समाज में जीवन को सुख व्यवस्थित ढंग से जीने हेतु समस्त जीवन को 100 वर्षों तक मानते हुए जीवन के पड़ाव को 4 भागों में बांटा गया है। इन चारों आश्रमों का उल्लेख पहली बार जवालोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह आश्रम व्यवस्था का प्रथम चरण है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रिय निग्रह, व्यायाम, शिष्टाटन, गुरु सेवा, विद्या अध्ययन आवश्यक धर्म माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गृहस्थ आश्रम, इसमें विवाह, संतान उत्पत्ति, पंच महायज्ञ आदि आवश्यक कर्मों माने गए हैं। वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम की समाप्ति, मतलब गृहस्थ वाला खत्म हो गया, शादी विवाह सब खत्म हो गया, समाप्ति और 50 वर्षों तक की आयु पूर्व होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसमें व्यक्ति को संयमित, त्यागमय, विरक्त एवं कठोर धर्मानुसार अनुशासन में बद्ध जीवन यापन करने का सुभाव शास्त्र देते हैं। इसका उम्र 50 से 75 वर्ष तक रहता है। लास्ट है संन्यास, जब 75 साल का हो जाएगा तब संन्यास करेगा। संन्यास आश्रम, जब व्यक्ति 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है। इस काल में व्यक्ति पूर्णतः भौतिक संसार के से दूर एवं जितेंद्रियां की स्थिति प्राप्त कर लेता है। हिंदू धर्मशास्त्र में भिक्षुक, यति, परिवारजक और शब्द सन्यासी के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखते हैं कि ऊर्जा संग्रहण के लिए स्कूट में से चुन के बताते हैं कि कौन कौन। तो ऊर्जा संग्रहण के लिए इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। संपीड़न वायु, स्प्रिंग, संधारित, बैटरी, ये चारों हो जाएगा आंसर। सबका डिस्क्रिप्शन बढ़िया तरीके से देखते हैं कि ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी एवं संधारित का इस्तेमाल किया जा सकता है। संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में होता है, जैसे एयर हैमर, ड्रिल, वॉच। स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है जिसे लचीलेदार या लचीला बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोड की क्रिया के तहत विक्षेपण करना। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार में पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण के तथा अटकों को झेलने में किया जाता है। बैटरी ऊर्जा संग्रहण ऊर्जा भंडारण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा भंडारण के सामान्य उदाहरण रिचार्जेबल बैटरी है, जिसका उपयोग हम मोबाइल फोन में करते हैं। संधारित एक ऐसा युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहता है। यह एक यंत्र है जिससे संरक्षित रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोटरों में, छत के पंखे में, कूलर, मोटर इत्यादि में होता है। चलिए नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। ब्लू चिप कंपनी क्या है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पर जाते हैं इसका। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, मतलब उसका मजबूती बहुत है। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूती प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। इससे शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, मतलब शेयर उसका बढ़ा हुआ है। प्रायः यह कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती है और अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है, मतलब ऊँचा होता है इसका अति, और ये बहुत फेमस होता है। लार्ज मार्केट कैप की कंपनियां भारत में इस स्तर की सभी कंपनियां कम से कम 20,000 करोड़ के मार्केट कैप रखती है। इस प्रकार कंपनी का इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है, लगातार लाभ कमाने वाली होती है। पूंजी के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम रहता है, लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मार्केट में आदि रहता है। नेक्स्ट है, इन कंपनियों के शेयर अर्थात ब्लू चिप शेयरों की बहुत अधिक मांग रहती है। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। भारत में रैयतवारी प्रथा की शुरुआत थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 51% भूमि भाग पर लागू था। 1972 में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? महाराष्ट्र के कौन जगह पर? तब बारामहल में। कब लागू हुआ? 1792 ईस्वी में। किनके सहयोग से? तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। रैयतवारी व्यवस्था, सभी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। आगे देखते हैं 1820 से 27 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास के गवर्नर बना तब उसने रैयतवारी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमींधारक को भू स्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई। मतलब इस व्यवस्था में जितना भी जमींधारक है उसको भूस्वामी, उसी का स्वामी, मतलब उसका भूमि उसी का है मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें रखी गई। लगान की शर्तें अस्थायी, अस्थायी और परिवर्तनशील थी, मतलब अस्थायी नहीं था। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था 1825 में लागू किया गया। यह व्यवस्था 1858 तक मद्रास और दक्कन
और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। पूछा हुआ है बीपीएससी में 68वां वाला में। इस व्यवस्था में लगान के निर्धारण हेतु गांव के समूह महाल को इकाई माना गया था। चलिए आगे देखते हैं कि मॉर्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व के जनक कहा जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भूमि पर लागू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचारों पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया गया। 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जिससे अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें जमींदार लगान का 11वां भाग अपने पास रखे तथा शेष 89% भाग कंपनी को कोष में जमा कर रखता है। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल, बाद बाकी सब अग्नेय चट्टान है। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, एस्कोरिया ये अग्नेय चट्टान है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि सेल अग्नेय चट्टान नहीं है क्योंकि सेल अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है। देखिए तगड़ा डिस्क्रिप्शन देगा इसमें कि अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित चट्टान, यही 3 गो चट्टान बार बार पूछता है। एक एक करके देखते हैं। अग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली लावा के जमने से होता है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब लावा है, एकदम गरम है, तो उसमें जीवाश्म कहाँ से रहेगा? तो अग्नेय चट्टान में पूछेगा अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो लावा से होता है, एकदम गरम जो लाल कलर का होता है, तो लावा से होता है। और इसमें जीवाश्म नहीं होता, तो पूछता है कि जीवाश्म रहित, मतलब उसमें जीवाश्म नहीं है। कौन सा चट्टान है? तो अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, डायरोराइट, ग्रेबो, पीच स्टोन, प्यूमिस आदि, ये सब है अग्नेय चट्टान का। अब है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में चट्टान पूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने के अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परते के रूप में होता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। मतलब परत भाई परत रहता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान। कोयला ये सब अवसादी चट्टान का है। अधिकतम जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी चट्टान में पाए जाते हैं। जितना भी जीवाश्म है, कोयला वोयला है, खनिज तेल है, सब इसी में से मिलता है। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी सेल का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चुन्ना, चिकनी मिट्टी, खड़िया, जिप्सन, डोलोमाइट, ये सब। कार्यांती चट्टान उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव एवं ऊंचे ताप की वाष्प के जल की रासायनिक क्रिया से अग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप चट्टान कार्यांतरित बनता है। इस चट्टान में कठोरता एवं दृढ़ता सर्वाधिक होती है, इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। कार्यांती चट्टान का उदाहरण हीरा, संगमरमर, अर्भरक एवं क्वार्टजाइट है। अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी सेल कौन कौन है देख लेते हैं। ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट या सिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बने सेल। क्ले और सेल से स्लेट बनता है, चुन्ना पत्थर से संगमरमर बनता है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 के करंट है, किस देश ने जीता था? तो उस समय इंग्लैंड जीता था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि 12वां आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में और 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने कब्जे में कर लिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब जीता, इंग्लैंड हारा। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना। रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या? उत्पाद नहीं निकलेगा तो रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक में एक रूप उसका बदलेगा। जैसे कागज का जला देंगे तो फिर उसको हम कागज बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। अब भौतिक में कैसे है? पानी, बर्फ से पानी बन गया तो फिर उसको हम बर्फ को पिघला के पानी किया तो फिर पानी को जमा के हम बर्फ कर देंगे तो वो रासायनिक हो जाएगा। तो वही है। नेक्स्ट देखते हैं कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक अणुओं की रचना होती है तथा इससे परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है। पदार्थ चेंज हो गया तो फिर दोबारा थोड़े बनेगा। इसका गुणधर्म मूल पदार्थों से पूर्णतः भिन्न है, गुण उसका ही चेंज हो गया। अब रासायनिक में देखिए
रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक और लाइन दिया है कि बने पदार्थ का मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तन नहीं किया है। तो वही बोले हैं कि जितना भी रासायनिक पदार्थ, जैसे बर्फ है तो वो पानी बन गया, पानी से फिर बर्फ बनेगा तो वो भौतिक है, लेकिन कागज के जलाइए दिए तो उसका तो गुणे चेंज हो गया, तो कैसे चेंज फिर मूल रूप में आएगा। कुछ रासायनिक परिवर्तन निम्न है। लोहे में जंग लग के लोहा खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब बनवे नहीं करेगा। दूध से दही बनना, दही बन गया अब दूध नहीं हो सकता है। मोमबत्ती जब जलिए गया तब क्या बनेगा। मैग्नीशियम के तार का जलना, आटा से रोटी, जब रोटी बनिए गया तो फिर अब रोटी को आटा हम थोड़े बना सकते हैं। अब भौतिक परिवर्तन देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि बदल जाती है खाली, लेकिन गुण उसका वही रहता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की आकृति भौतिक अवस्था में परिवर्तित होती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया नहीं बनता है। कुछ भौतिक परिवर्तन निम्न है, यही देखेंगे कि जल को जहाँ पर बर्फ, अभी उस समय से बोल रहे थे बर्फ बनाना, चीनी को जल में विलयन, चीनी को अगर हम जल में मिला देंगे और गर्म करेंगे तब पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। नमक का विलयन उसी तरह, स्प्रिंग का खींचना, खींचे फिर छुड़े तो वही हो गया। बादल उसी तरह बनता है, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विश्व के सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है? तो रिलायंस ने। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मुकेश अंबानी का रिलायंस, मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इंफोकॉम ने जुलाई 2017 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप AAE-1 समुद्री केबिल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा कर दी थी। फिर आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस परिषद का पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना, यही कार्य पूछता है कि राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का जांच करना, उन पर सुझाव देना। अंतर्राज्यीय परिषद विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा केंद्र और एक से अधिक मध्य सामान्य हितों से संबंधित विषयों की जांच और उन पर सलाह देने का दायित्व भी है। अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों और कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय के लिए भी यह परिषद अनुसाय कर देती है। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति एक सलाहकारी है। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। और केंद्र व राज्य सरकार के नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीक परामर्श उपलब्ध कराता है। क्योंकि पूछता है कि कैसा संस्था है, तब परामर्शदायी संस्था, मतलब परामर्श देने वाला। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी IIT संस्था ने MBBS पाठ्यक्रम में शामिल होने की योजना की है? तो खड़गपुर। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकल की पढ़ाई कराने जा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल डॉक्टर BC राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का रिसर्च आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का प्रारंभ करने वाला था। उस वर्ष 2021 में प्रारंभ की योजना बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पहले चरण में IIT खड़गपुर 50 सीटों के साथ कोर्स शुरू करेगा। दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 100 सीट तक कर दिया जाएगा। यह राष्ट्रीय महत्व के संस्था है। भारत में 23 तकनीकी संस्थाएं हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसमें 11,279 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर, बिहार, इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित है। यह महायान बौद्ध विहार या 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ, जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसके निर्माण 750 से 854 ईस्वी के बीच शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। किस राजवंश के? तो शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह रबेमर सम्राट में भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर बना था। वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यही अंकोर वाट का मंदिर। हड़प्पा स्थलहीन
किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा स्थल। चलिए इसमें एगो कोडिंग देते हैं, हड़प्पा, हरदम, ह र द म, याद रखिएगा। ह से हो गया हड़प्पा, र से राखल दास बनर्जी, सॉरी ह से हड़प्पा, र से रावी नदी, द से दयाराम सहनी, म से मरकाना, मरकाना यहाँ पाकिस्तान। तो यही ह से हो जाएगा हड़प्पा। था किस नदी के किनारे? तो र से रावी नदी। कौन खोजा था? तो दयाराम सहनी ने। कोडिंग में सब है। म से मरकाना पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि हड़प्पा स्थल किस नदी पर है? तो ह र, तो र से हो जाएगा रावी नदी। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में, बताया था ना, मरकाना पाकिस्तान। म से आता है मरकाना पाकिस्तान। रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम सहनी ने, हरदम, द आ गया, ह र आ द, तो यही द से दयाराम सहनी ने 1921 में किया था। इस स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस स्थल में अन्नागार एवं बैलगाड़ी प्राप्त हुआ था। सभ्यता में 6 नगरों में से एक हड़प्पा थी। सिंधु सभ्यता की आद्य ऐतिहासिक तथा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग की खोज रेलवे लाइन निर्माण के कार्य हो गया था। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग की खोज रेलवे लाइन निर्माण के कारण हो गया था, मतलब वही निर्माण में उसका अधिकांश शहर का खोज हो गया था। चलिए सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता, अनेक बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले होने का प्रमाण मिला है। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती को राजस्थान की नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को इससे श्रेष्ठता के कारण नदियों की माँ यानी नदी माता कहा गया है। सरस्वती नदी को नदी माता। कुछ भूगोलवेत्ता घग्घर एवं सरस्वती नदी को एक ही मानते हैं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और सिंधु घाटी सभ्यता के काफी स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसमें मोहनजोदड़ो, आमरी, सुतकांगे डोर, चहुद्रो आदि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का कि KNO2 रासायनिक सूत्र है, किसका है? तो पोटेशियम नाइट्राइट का। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पोटेशियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र KNO2 है। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक इसका AgNO3। यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जाना जाता है। इसका उपयोग घाव और जलन में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KNO3 होता है। इसका उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में होता है। सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर कहते हैं, AgCl इसका नाम है, AgCl। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका उपयोग AgCl जो ऊपर पढ़े थे क्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। सिल्वर आयोडाइड इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब इसका मिलान करने वाला है। तो सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, सही है। कस्क्यूटा परजीवी है। नेप्थिनीज मांसाहारी है। और यही गलती है फंगस स्वपोषी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका बढ़िया तरीका से। कवक फंगस क्या है? पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतिक जंतुओं तथा उनके मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं। यह परजीवी के रूप में भी कार्य करते हैं। परजीवी पादप अपना भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अन्य पादपों पर आश्रित रहते हैं जिन्हें परजीवी कहते हैं। दूसरे जीव पर है। इसके अंतर्गत दूसरे जीवों का आधार बनकर जीवित रहने वाला पौधा एक प्राणी आते हैं। अमरबेल एक लता है। यह प्रायः बबूल, बेर आदि पेड़ पर लिपटी नजर आती है। स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है और सभी हरे पौधे नीले हरी शैवाल के कुछ जीवाणु अथवा अधिकांश कोशिकाएं जीवों में स्वपेशी पोषण पाया जाता है। इस प्रकार के पोषण करने वाले जीवों को स्वपेशी कहते हैं। आंशिक मूल परजीवी चंदन के पेड़ एक आंशिक मूल परजीवी है और दूसरे पौधे को मूलों पर उगते हैं और उससे जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। नेप्थेनीज या मांसाहारी पौधा है। या छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़े को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी कुल का पौधा घटपर्णी है और लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसे हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजों से प्राप्त किया जाता है। यह गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। वायु उपस्थिति ऑक्सीजन पर ही निर्भर रहता है। वायु अनेक गैसों का अनुपातिक सम्मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि विभिन्न गैसों के अनुपात निश्चित होता है। इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है। प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन है देख लेते हैं। धातु कण का शीशा, बेंजीन, पारा, कैडमियम इत्यादि। सल्फर के ऑक्साइड जो वायु प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO2 SO3। ये तो दो कन्फर्म याद रखिएगा। एगो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। उसके बाद नाइट्रोजन के यौगिक जो वायु प्रदूषक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि। वायु प्रदूषक के संदर्भ में PM कणिकाएं पदार्थ और SPS
इसको कहते हैं निलंबित कणिकाएं पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोकार्बन में अमोनिया NH3 वायु प्रदूषक है। अन्य वायु प्रदूषक है तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड तथा धुएं के कण, एरोसोल इत्यादि। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया, उस समय का करंट है। तो हरियाणा राज्य में, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हरियाणा राज्य में 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा नाम का शुभारंभ किया गया। ऑपरेशन दुर्गा की दस्ता में मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए हेतु एक दस्ता बनाने का फैसला किया। इस दस्ता का नाम ऑपरेशन दुर्गा रखा गया। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे कर्मी ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है, जिसके द्वारा आप ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी सहेली अभियान के तहत रेलवे प्लेटफॉर्म फोर्स टीम महिला यात्रियों की जागरूकता करेगी। मिशन शक्ति के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं में अपने अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता फैला रही है। मिशन शक्ति द्वारा महिला अपराधों पर भी लगाम लगी है। मिशन शक्ति के द्वारा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान को ऑपरेशन के रूप में संचालित किया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? एकदम गोल्डन चावल चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल। डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैटरीन के लिए जीन उपलब्ध होता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि गोल्डन राइस, सुनहरी चावल एक जीन संवर्धित फसल है, मतलब उसको जीन में चेंज करके बनाया गया, जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति रहता है। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों को तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। गोल्डन राइस रोपण की मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस है। सुनहरी चावल का निम्नलिखित लाभ, उसका लाभ देख लेते हैं जल्दी कि उसका लाभ क्या है। सुनहरी चावल का भोजन में विटामिन ए की कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिसमें दृष्टिहीनता, कैंसर आदि रोगों के बचाया जा सकता है। यह निम्न वसा और निम्न सोडियम आधारित खाद्य है, अतः यह उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। यह जठर संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इसके नकारात्मक पक्ष है, गोल्डन राइस परंपरागत जैविक चावल के किस्में को प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और कृषकों को आजीविका का खतरे में डाल देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अभी उसी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहले गोल्डन राइस में भोजन की विविधता समाप्त होती जा रही है। यह केवल चावल आधारित डाइट को ही प्रोत्साहन देता है। गोल्डन राइस के विकास और प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। स्थानीय समुदाय के गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस जैसी जीएम फसल की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। आगे है कि गोल्डन राइस की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन पीस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जीएम गोल्ड राइस का तीव्र विरोध किया है। अब नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2017 को पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर राजीव कुमार जाने माने अर्थशास्त्री और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई किताबें भी लिख चुके हैं। अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले सीईओ। अरविंद पनगडिया अर्थशास्त्री व मुक्त व्यापार क्षेत्र के समर्थक थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। अब वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी का है सुमन बैरी तथा सीईओ परमेश्वर अय्यर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बैरी और उसका सीईओ है परमेश्वरन अय्यर। आप लोग कमेंट में बताइएगा नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन है। देखते हैं कि कितने लोग ने वीडियो अभी तक देखे हैं, तो पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अभी वर्तमान में सीईओ कौन है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का यह पहला मास है, मतलब कौन सा पहला माह है? तो चैत है। चैत से शुरू होता है। भारतीय पंचांग का प्रथम माह चैत होता है। यह शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 से सरकारी परियोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत पर पहला महीना चैत व अंतिम महीना फगुआ का मतलब फागुन है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 से 8 इसके बीच होगा, ऐसे 7.6। पीएच मान 7.4 से 8 के बीच होता है। पीएच मूल्य की एक संख्या होती है जो पदार्थ के अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। चलिए देखते हैं, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक के बीच होता है। इसके विलयनों में पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय, जिस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। उदासीन विलयन का मान पीएच मान 7 होगा। अमूह का पीएच मान 55 होगा। 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांत झरने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, कुछ पदार्थों के पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पदार्थ पीएच मान देखते हैं। नींबू का होता है 2.2 से
2.4 एगो गाना है ना कि दू चार गो नीमुआ लटकाला चोटी में, तो वही 2-4 से हो जाएगा, कोडिंग है इसका कि दू चार गो नीमुआ, तो नींबू 2-4 इसका हो जाएगा। सिरका का 2.4 से 3.4, और शराब का हो जाएगा 2.8 से 3.8, टमाटर का जूस का 4 या 4.4, बियर का 4 से 5 तक, कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 तक, इसके बीच में भी हो सकता है या एग्जैक्ट भी हो सकता है। मानव मूत्र का 5.5 लीटर मतलब 5.5 से 7.5, लार का 6.5, मानव रक्त का 7.3 से 7.5, दूध का 64, इसका कोडिंग है दूध मतलब कितना 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 64 होगा। दूध पियेंगे तो दिमाग क्या होगा, तेज होगा, तब ना चेस खेलेंगे, चेस में 64 ही खाना होता है, चेस में क्या होता है 64 खाना, उसी से रिलेट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑफ रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो रघुराम राजन। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आई डू व्हाट आई डू ऑफ रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व नामक पुस्तक पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम गोविंद राजन की पुस्तक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23वें गवर्नर है, उनका कार्यकाल 13 से 16 तक था। आगे देखते हैं कि अर्धंती राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार हुआ है। वह 1997 की अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा अन्य कई आंदोलनों में भाग लिया है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्य कर रहे हैं। अभी छापा चल रहा है घर में, देख लीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तब उसका क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका केवल एक प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि होनी चाहिए। जब कोई अर्थव्यवस्था में स्फीति परिस्थितियों से गुजर रही है तब मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना चाहिए। मुद्रास्फीति 2 कारण उत्पन्न होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग से तो वस्तु और सेवाओं के अग्रिम पूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग में अधिक वृद्धि हो जाए तब कीमतें बढ़ती है और उस मांग को मुद्रास्फीति कहते हैं। उसके बाद है लागत जनित मुद्रास्फीति, उत्पादन लागतों जैसे मजदूरी, करों एवं आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण भी उत्पन्न होती है। देखते हैं नेक्स्ट। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां निम्न है। हीनार्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन मतलब ज़्यादा मुद्रा दे दिया, उदार ऋण के लिए खास नीति, युद्ध जनित अनुपादक व्यय युद्ध में, और प्रगति कराधान नीति, प्रशुल्क एवं व्यापार नीति एवं कठोर उद्योग नीति आदि। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्या है? राजकोषीय उपाय, संतुलित बजट बनाना, अनुपादित व्यवस्था पर नियंत्रित रखना, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, बचतों के प्रोत्साहन करना, उत्पादन में करना इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं, उत्पादन में वृद्धि करना इत्यादि। मौद्रिक उपाय, मुद्रा निगमन के कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संतुलित करना, कठोर साख नीति अपनाना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर की, तेज क्या है? तो डिजिटल पेमेंट ऐप था। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन है। रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए UTS ऐप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा IRCTS ऐप भी है। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां के समकालीन कौन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चंगेज खां दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। चंगेज खां एक मंगोल नेता था। वह निर्दयी, बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खां से बचने के लिए चंगेज खां मंगोल का नेता था। ख्वाजरीम के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश सर्की वंश का था और इलबरी तुर्क था। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 तक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित किया था। इसी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी खिलजी वंश के प्रमुख शासक तथा इसके उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। यह शासक बाजार नियंत्रक व्यवस्था के कारण भी जाना जाता है। इसे कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक 1225 से 1351 ईस्वी तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था तथा उसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी।
उसने शासनकाल में 1333 में मोरक्को की यात्री, यही इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता मोरक्को यात्री 1333 में दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया था। उसने कृषि की उन्नति के लिए अमीरे को ही नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 लोदी वंश के शासक था। इसने आगरा नामक नवीन शहर 1504 में बसाया और 1506 में आगरा की राजधानी बनाया। उसने भूमि के नाप के लिए पैमाइश गज सिकंदरी का प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन कि NAFTA का सदस्य है। तो देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के सदस्य राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है। इसे अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के रूप में जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ। इसीलिए नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार निवेश के लिए अधिकतर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया। इसमें 3 देशों के बीच ढुलाई लगाने वाले कर समाप्त कर दिया गया। ट्रेडमार्क, पेमेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधों के काफ़ी सुगम किया गया। वर्तमान उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा के स्थान पर अब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के तौर पर कहा गया। लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, इस शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21 के अधीन रखा है। विभिन्न विवादों एवं निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि रूप से स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन के दैहिक स्वतंत्रता के से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघ बाद 1978 में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन की गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। न्यायपालिका के जीवन में आधिकारिक मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार। विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय देने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में निर्धारित अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में निहित अधिकार, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में निहित अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसी के आधार पर हम एडुटेरिया का परवीन सर का जो नया SI बुक का जो सेट आया है वो सेट चलाएंगे। तो आप लोग वीडियो को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और कमेंट में बताइएगा कुछ सुधार अगर इसमें और चाहते हैं तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।